Welcome guys, this is lecture number 6 of chapter 8 gravitation class 11th के लिए। और पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान लिया हमने कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर m1 और m2 मास की हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g m1 m2 डिवाइडेड बाई r विद नेगेटिव साइन माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाई r दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की सेपरेशन है। यहाँ पर m1 m2 मास है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन बता रहा है अट्रैक्शन। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन को शो कर रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिपल्शन को शो कर रही है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, उन्हें दूर लेकर जाने में वर्क करना पड़ेगा। वो अपने आप दूर नहीं जा सकती एक दूसरे से। अगर आप उन्हें दूर लेकर जाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तब उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बता रही है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिपल्शन है, उन्हें पास लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से जानेंगे बात को और आगे समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स बड़े ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो आज बात करेंगे हम आगे एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या कॉन्सेप्ट आज जानेंगे। ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट से प्रोजेक्ट कर दिया जाए वर्टिकली अपवर्ड तो वो बाहर चली जाएगी, दूर चली जाएगी अर्थ से, या जिस भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कि आपसे ये डेरिवेशन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन समझेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है हमारी अर्थ के लिए और दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी जानेंगे कि क्या वैल्यू होती है। एस्केप वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। आपके पेपर में एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखने को मिलेगा और आप कर आएंगे इस तरह से कि किसी भी प्लैनेट पर एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो किया जाए तो वो कुछ हाइट पर जाती है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो प्लेनेट डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगा रहा है। एग्जाम्पल अर्थ का लेकर चलते हैं, अर्थ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए बातें इस तरह से सेम रहेंगी। फिर अगर मैं अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं तो कुछ हाइट पर ऑब्जेक्ट जाती है और रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव है, -9.8 है और धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाती है। सॉरी, थोड़ी और ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो और हाइट पर जाएगी और एक टाइम पर जाकर फिर से रुक जाएगी। जितनी ज्यादा स्पीड से थ्रो करूंगा उतनी ज्यादा हाइट पर चली जाती। एक ऐसी वेलोसिटी से थ्रो करिए इतनी ऊपर चली जाए वो ऑब्जेक्ट कि धरती से बहुत दूर चली जाए और अब अर्थ उसे अट्रैक्ट ना कर पाए। ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो करने पर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चली गई है, इतनी दूर चली गई है कि अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, अब उसे ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। जो प्लैनेट पर डिपेंड करेगी, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी हम जानेंगे। मैं अगर एक छोटे से कंकर को धरती से बाहर फेंकना चाहता हूँ तो वेलोसिटी क्या होगी। एक बहुत बड़े हाथी को यहाँ से बाहर फेंकना चाहते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी। तो अलग अलग वेलोसिटी होगी या सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी, ये सब जानेंगे इस तरह से। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन आप ये लिखिए कि इसके द मिनिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी में लिखिए इस तरह से द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, द मिनिमम वेलोसिटी with which
with which a body should be projected vertically upward, so that it just escape from the gravitational field of earth. ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर चली जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। इससे ज्यादा वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे तो बाहर चली ही जाएगी, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम इतनी वेलोसिटी से थ्रो करने पर ग्रेविटेशनल फील्ड से ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट एस्केप कर जाएगी, जस्ट बाहर चली जाएगी और फिर वापस नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी अर्थ इसे। तो ऐसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करेगी? डेरिवेशन जानेंगे, किन बातों पर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी, इस बात का एक डेरिवेशन करेंगे। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन जान गए आप सभी। ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो करने पर एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट से बाहर ही चली जाएगी, छोड़कर चली जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का एक डेरिवेशन जानना है हमें, एस्केप वेलोसिटी का एक डेरिवेशन समझना है हमें, एक्सप्रेशन बनाना है और बड़े आसान तरीके से बताऊंगा आपको। अलग अलग बुक में हो सकता है पहले वर्क का डेरिवेशन किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से अगर बाहर फेंकना चाहते हैं तो यहाँ से इन्फिनिटी पर लेकर जाने में वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का डेरिवेशन पिछले लेक्चर में मैंने कर लिया है, मैं उसका डायरेक्ट यूज करूंगा। तो इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे? पहली बात तो ये जानिए कि अर्थ को अगर स्फेरिकल बॉडी मान लिया जाए, तो अर्थ को एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर किया जाए और आप अर्थ के सरफेस पर हैं ए पॉइंट पर, जिसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर रेडियस के इक्वल है। तो आर रेडियस के इक्वल है, मान लीजिए ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, आर रेडियस हो गया, और मास हमारी अर्थ का कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम अर्थ का मास है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ये तो मैं जनरल एग्जांपल अर्थ का लेकर पढ़ रहा हूं। तो कैपिटल एम मास है अर्थ का, कैपिटल आर अर्थ का क्या है? रेडियस है। और आप ए पॉइंट से अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं हमें, अगर ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर देते हैं, कितनी वेलोसिटी से? वी एस्केप वेलोसिटी से। इस एस्केप वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया, कहने का मतलब आपने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी है इसे कि ये ऑब्जेक्ट चलती जाएगी और कभी अगर इन्फिनिटी पर ये वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, धीरे धीरे ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी होगी, लेकिन जब तक ये वेलोसिटी जीरो होती है तब तक ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर निकल चुकी है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में इन्फिनिटी पर चली गई है और अब अर्थ इसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो बहुत दूर इसे भेजना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर के फोर्स हैं। बहुत दूर से भी इस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए इन्फिनिटी पर भेजना है इसे। तो यहाँ इस ए पॉइंट से कितनी वेलोसिटी से थ्रो करना जरूरी था कि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर पहुंचने से पहले ना रुके, ऐसा हमें बताना है। और वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो उस एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे जानेंगे? पहले आप ऐसे लिखिए कि कंसीडर
consider earth to be a uniform sphere. Consider earth to be uniform sphere. Consider earth to be uniform sphere of mass capital M and radius capital R full stop. उसके बाद let a body of mass small m is projected vertically upward with velocity ve from point A. अर्थ के सरफेस पर ये A पॉइंट है और इस A पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अगर ऐसा कर दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी इस ऑब्जेक्ट की? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी का स्क्वायर इतनी इसकी क्या रही होगी? काइनेटिक एनर्जी रही होगी। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए। इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी अर्थ के सरफेस पर? स्मॉल एम मास की ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये पेन है और इसका मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस पर जब ये है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -g। अर्थ का मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम और अपॉन में डिस्टेंस। अर्थ के सरफेस पर जब ये ऑब्जेक्ट है तो अर्थ से सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटी सी है अर्थ के कंपैरिजन में, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। जब ए पॉइंट से अर्थ के सरफेस पर रहकर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है इस तरह से, तो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, क्योंकि कुछ वेलोसिटी आपने उसको दी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की। अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और कल ही हमने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन हमने किया है कि दो ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -g m1 m2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस r। तो -g अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का रेडियस, ये पोटेंशियल एनर्जी रही इस ऑब्जेक्ट के पास। दो एनर्जी है इसके पास भाई, दो एनर्जी है इसके पास, दो एनर्जी इसके पास एक पॉइंट पर है जब अर्थ के सरफेस से इसे थ्रो किया गया है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए भाई, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब था भाई? काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पर कितनी है। ये दो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर। ये ऑब्जेक्ट चलती जाएगी और बहुत दूर चली जाएगी अर्थ से, मतलब इन्फिनिटी पर चली जाएगी। तो वहां पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर जितनी थी, टोटल एनर्जी
इन्फिनिटी पर भी क्या होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऊपर जाते वक्त, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर ऐसा है, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर है, क्योंकि ए पॉइंट पर आपने इसे कुछ वेलोसिटी दी है, तो वो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी से मैंने इसे थ्रो कर दिया, इतनी वेलोसिटी दी है कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो हाफ एम वी ई का स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी थी इस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर, प्लस माइनस का जी एम धरती का मास, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास और आर रेडियस है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी भी है इस ऑब्जेक्ट के पास इस ए पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये ऑब्जेक्ट चलती जाएगी, इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, ऊपर चलते 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 इंफिनिटी तक जब ये पहुंचेगी तब तक इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। मैंने ये मान लिया कि मैंने एग्जैक्ट इतनी स्पीड से थ्रो कर दिया है कि इंफिनिटी पर जाकर ये रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर चली गई है ये, वहां जाकर रुक भी जाती है तो अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने मिनिमम ये मानी है बात कि इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया है कि इंफिनिटी पर जाकर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहां कितनी होगी, माइनस का जी, अर्थ का मास कैपिटल एम, हमारी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, लेकिन इंफिनिटी पर चली गई है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट डिस्टेंस लिखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। अगर मैं आपसे एक बात सोचने के लिए कहूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई भाई, तो आपको लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है तो शायद डिक्रीज हो गई है, बट ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में थी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती भाई, या तो जीरो या पोटेंशियल पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, मगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में थी ना, तो नेगेटिव से जीरो हो गई है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है भाई। नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी वैल्यू उतनी छोटी वैल्यू मानी जाएगी, जीरो हो जाती है तो इंक्रीज मानी जाएगी। ए पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने में इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसीलिए देखने को क्या मिला कि हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू, ये जीरो था ये भी जीरो हो गया भाई, जीरो के इक्वल कर दीजिए और लिख दीजिए कि हाफ एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर है। ऑब्जेक्ट के मास से ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो गया, इसके वेलोसिटी 2 इधर जाने पर 2 इंटू में g इंटू में m अपॉन में r होगा, स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दीजिए। इतनी वेलोसिटी से अगर आपने थ्रो किया होगा, अगर इतनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर चली जाएगी, इंफिनिटी पर चली जाएगी, और ये वेलोसिटी इस प्लेनेट की इसके वेलोसिटी कहलाएगी, ये वेलोसिटी इस प्लेनेट की इसके वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब इतनी वेलोसिटी से थ्रो करने पर ऑब्जेक्ट बाहर चली गई। ये वेलोसिटी डिपेंड करती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि वैसे ही कांस्टेंट है सभी के लिए। कैपिटल एम प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है, कैपिटल आर प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड करती है, इसके वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती भाई। लिख लेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख लेंगे ये बात कि भाई पूछा जाए आपसे इसके वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड, इसके वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, ऑन मास ऑफ बॉडी। तो भाई एक ऑब्जेक्ट जो जिसे आप थ्रो करना चाहते हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती इसके वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, इसके वेलोसिटी तो प्लेनेट पर डिपेंड करती है, प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है, प्लेनेट के साइज पर डिपेंड करती है। तो ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। धरती से बाहर आप अपने स्कूल बैग को फेंकना चाहते हैं ये सोचकर कि स्कूल बैग अगर प्लेनेट से बाहर चला जाए तो मेरी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो स्कूल बैग को आप यहाँ से बाहर फेंकना चाहते हैं, या फिर किसी अपने ऐसे खराब से दोस्त को फेंकना चाहते हैं यहाँ से बाहर, आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए मुसीबतों का कारण है, इसे प्लेनेट से बाहर भेज देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मास डिफरेंट है, फिर भी दोनों के लिए इसके वेलोसिटी हमारी अर्थ पर सेम रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पर इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ी और फॉर्म बदल सकता हूं। ये इसके वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया है, इसको थोड़ा सा बदलने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm में r² लिखी जा सकती है। हमने इसके वेलोसिटी के बारे में खूब पढ़ा है, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर gm/r² लिखी जा सकती है। इससे इस एक्सप्रेशन का यूज कर कैपिटल G इंटू में m की वैल्यू r² इधर मल्टीप्लाई में भेजिए, स्मॉल g इंटू में r² लिखी जा सकती है, स्मॉल g इंटू में r² लिखी जा सकती है ये वैल्यू। तो स्मॉल g इंटू में r² लिखी जा सकती है ये वैल्यू। तो यहां से रिप्लेस कर दीजिए इसको, ये जो रूट में एक्सप्रेशन आया हुआ है हमारा, इसके वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट में 2 तो 2 रहेगा, इस gm की जगह gr² पुट करेंगे जब आप, तो ये डिनोमिनेटर में एक r से एक r करने पर अंडर रूट में 2gr बचेगा। कैपिटल G और कैपिटल M के स्थान पर gr² पुट करने पर, एक r से ये रेडियस कटने पर इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन √2gr, यहाँ डेरिवेशन खत्म हो जाता है इसके वेलोसिटी का इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन यहाँ खत्म हो जाता है कि इतनी वेलोसिटी होती है किसी प्लेनेट पर। अब वैसे वैल्यूज बताऊं आपको, तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ पर, हमारी अर्थ पर इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी स्पीड से अगर आप थ्रो करोगे तो एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से बाहर चली जाएगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया जाए तो वो हमारे अर्थ के प्लेनेट से, मतलब हमारे प्लेनेट से बाहर चली जाएगी, एस्केप कर जाएगी, हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। बहुत ज्यादा है ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से इस तरह से थ्रो नहीं किया जा सकता, हम इसलिए रॉकेट का यूज करते हैं बाहर जाने के लिए। हम बात करें अगर मून की, तो मून पर ये जो वेलोसिटी है, मून की इसके वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है। मून का साइज कम है, मून का मास कम है और इसीलिए इसके वेलोसिटी भी उसकी कम हो गई है। 2.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है। और ये जो वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी ऑन मून, इसके वेलोसिटी ऑन मून, इसके वेलोसिटी ऑन मून is less than root mean square velocity, root mean square velocity of molecules of atmosphere,
मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी मेजर की जाती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक एवरेज है एक तरह की। तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाली वेलोसिटी मेजर की गई। तो मून के एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मून की इसके वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए उसके एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स प्लैनेट को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब मून को छोड़कर चले जाते हैं। दैट्स वाई मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो मून हैव नो एटमॉस्फेयर। मून हैव नो एटमॉस्फेयर। तो मून के पास कोई इसीलिए एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि मून की इसके वेलोसिटी बहुत ही कम है, इतनी कम कि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी उससे ज़्यादा है और वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, चले जाते हैं वो। जबकि जुपिटर की बात करी जाए तो जुपिटर की इसके वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकंड है और ये इतनी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी उसके एटमॉस्फेयर के अंदर से नहीं निकल पाता, जो सबसे हल्का है वो भी नहीं भाग पाता और इसलिए थिक एटमॉस्फेयर है इसका। इसलिए इसका थिक एटमॉस्फेयर है, जुपिटर है, सैटर्न है, थिक एटमॉस्फेयर है इनके, ये नहीं भागने देते किसी भी मॉलिक्यूल को। तो इसके वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड, तो वो उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर दूर कहीं चली जाएगी, अट्रैक्ट में नहीं कर पाएगा वो प्लैनेट, उसे इतनी दूर चली जाएगी। और वो वेलोसिटी प्लैनेट पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। एक्सप्रेशन क्या आएगा वो हमने जान लिया। अर्थ के लिए वैल्यू क्या है, मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, जुपिटर का थिक एटमॉस्फेयर क्यों है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने जानी है। अगली बात अब जानेंगे इसके वेलोसिटी के बाद। अगली बात जो हमने जानी है उसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में, सैटेलाइट के बारे में जानना है। सैटेलाइट आज की हमारी इस टेक्नोलॉजी वाली लाइफ में सैटेलाइट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रोजाना कोई ना कोई देश ऐसा है, कोई ना कोई कंट्री कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है, चाहे तो वो आर्मी पर्पस से हो सकता है, चाहे वो विजन रखने के लिए हो सकता है, क्लाइमेट देखने के लिए हो सकता है, मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है। मोबाइल फोन से हम बात करते हैं तो हमारे सिग्नल्स सैटेलाइट्स के थ्रू एक सिग्नल एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रहा है, तो हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो वो हमारे सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं दूसरी जगह पर, या टावर्स होते हैं। बहुत सारे यूजेज है सैटेलाइट्स के। सैटेलाइट अलग अलग पर्पस से यूज किए जा सकते हैं, जासूसी करने के पर्पस से भी यूज किए जा सकते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी इंडिया में या हॉलीवुड की, इस तरह से सैटेलाइट्स के बहुत सारे यूजेज हैं। सैटेलाइट कैसी एक बॉडी है, सैटेलाइट कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो अपने आप अपने से बड़ी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसे सैटेलाइट कह सकते हैं। सारे के सारे प्लैनेट्स सन के सैटेलाइट हैं। मून हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, जुपिटर सैटर्न के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रिवॉल्व कर रही है अपने से बिगर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, तो उसको सैटेलाइट का नाम दिया जा सकता है। तो सैटेलाइट इज a body revolving on its own
revolving on its own around a much heavier body, around a much heavier body in stable orbits, in stable orbit। तो ऑर्बिट फिक्स है, ऑर्बिट को चेंज नहीं कर रही है, तो फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है, तो ऐसी एक ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट का नाम दिया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेनेट है कोई, तो ये कोई प्लेनेट है, अर्थ है, सन है, मून है, मतलब सन भी हो सकता है, तो सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं वो सैटेलाइट हैं, और अर्थ के अराउंड भी सैटेलाइट हैं। तो कोई भी इस तरह की एक ऑब्जेक्ट है और इसके अराउंड किसी ऑर्बिट में, इसके अराउंड किसी ऑर्बिट के अंदर, तो ऑर्बिट को थोड़ा सा ठीक से बनाते हुए इस तरह से, तो एक सैटेलाइट जो होता है वो अपने से हैवियर बॉडी के अराउंड में, तो ये कोई प्लैनेट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हैवी बॉडी है, इसके अराउंड इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रही है इस ऑर्बिट में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी? सैटेलाइट कहलाएगी। तो इस तरह से घूम रही है, तो ये क्या कहलाती है? सैटेलाइट कहलाती है। सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं भाई, सैटेलाइट दो तरह के हो सकते हैं। सैटेलाइट जो नेचर ने बनाए हैं उन्हें नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, उन्हें नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, और जो मैन मेड हैं उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। तो आप लिख पाएंगे नेचुरल सैटेलाइट में लिख लीजिएगा, सैटेलाइट्स क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। एग्जांपल, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, moon is a natural satellite of earth, moon is a natural satellite of earth, मून हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भाई, द सैटेलाइट मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक जो था, तो SPUTNIK, ये रशिया ने लॉन्च किया था। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट रशियन कंट्री ने लॉन्च किया था 1957 में। और इंडिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट जो था वो रशियन सोइल से 1975 में लॉन्च किया था। तो ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। उसके बाद इनसेट 1, 2 इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं अलग अलग पर्पस से। अभी कुछ टाइम पहले एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च कर दिए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह का बनाया गया है। तो ये बहुत सारे तरह के सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। किसी प्लेनेट के अराउंड मार्स पर भेजा जाता है, मून पर भेजे जाते हैं, अर्थ के अराउंड होते हैं। तो वो सैटेलाइट्स का पर्पस होता है कि दूसरे प्लेनेट के पर लाइफ ढूंढना, या दूसरे प्लेनेट पर नेचर कैसा है, एयर कैसी है, पानी है या नहीं है, कितना टेम्परेचर है, ये सारी रीडिंग्स मेजर करने के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए या स्पेस के बारे में जानने के लिए कि और कहाँ पर क्या पॉसिबल है प्लैनेट्स को लेकर या लाइफ को लेकर। किस तरह से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ये टेक्निक भी आपको जाननी जरूरी है। वैसे तो 3 स्टेज रॉकेट का यूज किया जाता है, लेकिन हम करना क्या चाहते हैं लॉन्चिंग में, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को कैसे ऑर्बिट में सेट किया जा सकता है। तो वैसे हम करना क्या चाहते हैं लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट।
अगर एक प्लेनेट की बात करी जाए, ये एक प्लेनेट है, मान लो हम अपने अर्थ की ही बात कर लेते हैं, तो अर्थ पर मान लो हम अपनी अर्थ पर क्या करना चाहते हैं, अभी एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में लॉन्च करना चाहते हैं। सोचो, ऐसे ही सोच लीजिए, इस तरह से लॉन्च नहीं किया जाता। मैं एक तरीका बताना चाहता हूं बस कि हम सैटेलाइट लॉन्च करने का तरीका क्या है, सैटेलाइट में करना क्या चाहते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि रॉकेट का यूज किया जाता है किस तरह से। लॉन्चिंग करने के लिए क्या किया, कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी भाई। मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा। आप ऐसे ही सोचिए कि आप अर्थ पर किसी बहुत ऊंचे टावर पर या बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चले गए हैं और वहां से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देंगे। 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। पैराबोला पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया कुछ वेलोसिटी से और वो पैराबोला पाथ ट्रेवल कर ए पॉइंट पर गिर गई, पैराबोला पाथ ट्रेवल कर ए पॉइंट पर गिर गई। थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करना चाहिए था, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करे, हो सकता है किसी बी पॉइंट पर गिर जाए सरफेस पर। थोड़ी और ज्यादा वेलोसिटी से फेंके, हो सकता है सी पॉइंट पर आकर गिर जाए इस तरह से। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी वेलोसिटी से इसे थ्रो कर दिया है v नॉट वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। v नॉट वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम दिया जाएगा। अगर इस वेलोसिटी से थ्रो करने पर मान लीजिए ये अर्थ की तरफ आना चाहता है, लेकिन ये इतनी ज्यादा स्पीड से थ्रो कर दिया है कि ये मिस कर गया है अर्थ को। ये अर्थ की तरफ आना तो चाहता है, ये अर्थ की तरफ आना तो चाहता है, लेकिन ये अर्थ को हर बार मिस कर जाता है, अर्थ पर टकरा नहीं पा रहा है। इतनी वेलोसिटी से मैंने इसे थ्रो कर दिया है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देंगे कि ये अर्थ की तरफ डायरेक्शन इसकी मुड़ती जा रही है, डायरेक्शन इसकी बार बार नीचे की तरफ मुड़ रही है, लेकिन ये अर्थ को मिस कर रहा है हर बार में, ये अर्थ को हर बार मिस कर रहा है। और अब ये ऑब्जेक्ट इस सैटेलाइट में सेट हो गई है। मैंने v नॉट वेलोसिटी से इसे थ्रो किया, अर्थ ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाएगी। भाई हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी है मैंने v नॉट, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है और इस v नॉट स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चलती है और ये डायरेक्शन इसकी बदलती जाएगी और अब ये इस ऑर्बिट में स्टेबल हो गया है। इस स्टेबल ऑर्बिट में तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि एक सैटेलाइट ऑर्बिट में सेट किया जा सके, उसका एक्सप्रेशन हम जानेंगे, उसका एक्सप्रेशन समझेंगे कि कितनी वेलोसिटी होनी जरूरी है। लेकिन ऐसे सोचिए ऐसे सोचिए कि अगर इस तरह से किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए, वो पैराबोला पाथ ट्रेवल कर धरती की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी, लेकिन ये वेलोसिटी बहुत कम थी तो अर्थ पर आकर गिर गई ऑब्जेक्ट, दूसरी और दूर गिरी, तीसरी में और दूर। इतनी वेलोसिटी अगर सैटेलाइट को दे दी जाए कि वो अर्थ को मिस कर जाता है, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी हर पॉइंट पर अब, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। सैटेलाइट सेट हो गया है अपने ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा इस तरह से, और उसके अंदर कैमरास, वीडियो, ऑडियो के लिए डिवाइसेस लगाए गए हैं, सोलर पैनल लगाए गए हैं, सोलर एनर्जी से चलेगा वो और हमें सिग्नल्स भेजेगा, वीडियोस, फोटो भेजेगा, टेम्परेचर मेजर कर भेजेगा हमें। तो इस तरह से बहुत सारे काम सैटेलाइट कर पाएगा जिस भी पर्पस के लिए उसे भेजा गया है।
तो कम से कम ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट को सेट करने के लिए? सैटेलाइट को ऐसे किसी टावर से तो थ्रो किया नहीं जाएगा, सैटेलाइट को ऐसे किसी टावर से तो थ्रो किया नहीं जाएगा। तो जो अर्थ हमारी होती है, अर्थ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। पहली स्टेज रॉकेट यहां से चलना स्टार्ट करता है। तो पहली स्टेज है रॉकेट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये फर्स्ट स्टेज थी रॉकेट की। और ये फर्स्ट स्टेज के बाद ये पहली स्टेज थी रॉकेट की। दूसरी स्टेज आएगी जब ये ऊपर पहुंचकर किसी हाइट पर पहुंचकर हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चलने लगेगा, या किसी हाइट पर पहुंचने के बाद ये एक सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लॉन्च करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर लॉन्च करेगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा सैटेलाइट को। उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण वो इस तरह के ऑर्बिट में सेट हो पाएगा। तो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तो हम रॉकेट का यूज करेंगे, ऐसे किसी हाइट पर चढ़कर थ्रो नहीं करेंगे। लेकिन वो मेन बात हमारे लिए नहीं भाई, हम तो ये जानना चाहते हैं कि कितनी वेलोसिटी कम से कम उसे देनी होगी कि उसे एक ऑर्बिट में सेट किया जा सके। तो किसी ऑर्बिट में सेट किया जा सके, तो किसी ऑर्बिट में सेट करने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, मुझे डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का। मुझे डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए अर्थ को फिर से स्फेरिकल बॉडी माना जाएगा भाई। तो मैंने कंसीडर किया है अर्थ को, और ये हमारी अर्थ है, और अर्थ को एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कीजिए। ये अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M है और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है इस तरह से। और हम अपनी अर्थ से कुछ हाइट पर ये एक ऑर्बिट है भाई इस तरह से। तो ये एक ऑर्बिट कंसीडर किया जाए इस तरह से। तो एक ऑर्बिट की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑर्बिट कंसीडर किया है मैंने इस तरह से, तो ये ऑर्बिट जो है इसकी हाइट मान लो ग्राउंड से कितनी है h, इसकी हाइट मान लो ग्राउंड से कितनी है h हाइट है इस तरह से। तो h हाइट पर, ग्राउंड से h हाइट पर, ये ग्राउंड से h हाइट पर मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है। तो ग्राउंड से सरफेस से h हाइट पर ये एक ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r लिख लेता हूं मैं। इस ऑर्बिट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल r लिख लेता हूं मैं। स्मॉल r कैपिटल R प्लस h लिखा जा सकता है। तो स्मॉल r डिस्टेंस है और ये कैपिटल R प्लस h लिखा जा सकता है। तो ये कैपिटल R प्लस h के इक्वल इस डिस्टेंस को लिखा जा सकता है। और एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में v0 वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v0 वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो मास है, मास ऑफ सैटेलाइट, तो मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, स्मॉल m है। तो सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r प्लस h, क्योंकि r क्या है, रेडियस है अर्थ का और h हाइट है सरफेस से ऑर्बिट की। तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस r प्लस h कहा जा सकता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में लिखिए कंसीडर अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर, consider earth to be uniform sphere of radius capital R and mass capital M, and a satellite of mass small m
satellite of mass small m is revolving in a orbit, revolving in an orbit of radius r plus h। तो r प्लस h रेडियस है इस ऑर्बिट का जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है, और देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने कितना लगाया? g, प्लैनेट का मास कैपिटल M, सैटेलाइट का मास स्मॉल m, और डिस्टेंस r प्लस h है सेंटर से, इसका स्क्वायर करिए। अब ये लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए सर्कल में घूमने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स कम से कम कितना लगना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, तो mv0 का स्क्वायर। v0 क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये घूमना चाहिए ताकि ये इस ऑर्बिट में स्टेबल रह सके। तो mv²/r डिस्टेंस, इसका ऑर्बिट का रेडियस r प्लस h, mv0 का स्क्वायर अपॉन r प्लस h, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट जितनी है वो रिक्वायरमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट करेगा gmm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के मास से, सैटेलाइट का मास तो फिर कट गया, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है प्लैनेट पर। तो और अब मास से मास कट गया, एक r प्लस h से एक r प्लस h कटेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर gm अपॉन में r प्लस h है। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट में gm अपॉन में r प्लस h है। फॉर h लेस देन r, अगर सैटेलाइट हमारी धरती के बहुत क्लोज है, यानी रेडियस के कंपैरिजन में हाइट बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा दूर सैटेलाइट नहीं है, हाइट अगर r से छोटी है तो यहाँ पर h को नेगलेक्ट कर दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी gm अपॉन में r भी लिखी जा सकती है। और फॉर्मूले को और बढ़ाया जाए, तो भाई स्मॉल g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm अपॉन में r स्क्वायर है, तो मतलब gm की वैल्यू स्मॉल g इनटू में r स्क्वायर लिखी जा सकती है। और ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने पर ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट में g इनटू में r लिखी जा सकती है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है। थोड़ी देर पहले इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। कोई अगर रिलेशन पूछ ले, कोई आपसे एडिशनल ऐसे ही एक मार्क्स में रिलेशन पूछे आपसे, आप कहिएगा इसके वेलोसिटी जो आई थी हमारी ve, इसके वेलोसिटी, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई है अंडर रूट में gr, इसके वेलोसिटी थी अंडर रूट में 2gr, तो इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसके? इसके √2 टाइम, इसके वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो। और फाइनल कुछ बातें सैटेलाइट के बारे में जो रहती हैं, अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और फिर 9th चैप्टर की बात करेंगे। तो आज 2 बातें हमने जान ली, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट का इफेक्ट और डेप्थ का इफेक्ट पूछा जा सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, और इसके वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाए यहाँ से। थैंक्स गाइस।